हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम पॉलिटी का PYQ क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जो BPSC TRE 1 हुआ है, TRE 2 हुआ है और TRE 3 हुआ है, उसमें आपका जो भारतीय संविधान से प्रश्न आए थे, भारतीय राज व्यवस्था के प्रश्न थे, उन सभी हम प्रश्नों को देखेंगे। क्योंकि आपका जो BPSC पेपर लेता है, उसमें चाहे क्लास 1 to 5 हो गया या 6 to 8 हो गया या 9 to 12 हो गया, सभी में जो है कि भारतीय संविधान से प्रश्न आता है। आपका प्राइमरी में ज़्यादा आता है और जो आपका 6 to 12 है उसमें थोड़ा कम आता है। लेकिन दोस्तों, हम जो है कि इसमें सभी प्रश्नों को शामिल किया है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा अगर आप BPSC TRE 3 एग्जाम देने जा रहे हैं। क्योंकि इन्हीं से प्रश्न आपका बनेगा। जब हम यह क्वेश्चन देख रहे थे तो उसमें हमने बहुत से ऐसे प्रश्न देखा जो कि सिमिलर मिल रहे थे। TRE 1 का TRE 2 में मिल रहा था, TRE 2 का TRE 3 में मिल रहा था, जो पेपर आपका कैंसिल हुआ है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। तो ऐसा कौन कौन सा बिंदु था जिसको कि जो सभी नेताओं द्वारा जो है वह संविधान पर विचार विमर्श हेतु जो है वह संविधान निर्मात्री सभा को मिलने से पहले ही जो है वह स्वीकार कर लिया गया था। तो वह आपका स्वीकार अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण, तो यह भी आपका स्वीकार कर लिया गया था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होगा, तो यह भी स्वीकार कर लिया गया था। और स्वतंत्रता और समानता का अधिकार होगा, तो यह भी स्वीकार कर लिया गया था। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वह 4th वाला है कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्रित करता है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि भारतवर्ष के संविधान में जो है प्रस्तावना जो बंधुत्व है, यह आपका मुख्यतः किसे आश्रित करता है, तो यह जो है कि आपके नागरिकों के न्याय, उनकी स्वतंत्रता और समानता को भी इंगित करता है। वहीं पर व्यक्ति की गरिमा को भी इंगित करता है और देश की एकता और अखंडता को भी इंगित करता है। तो इसलिए आपका इसका भी विकल्प आपका 4th वाला हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला है, इनमें से किसने कहा था भारतीय न्यायपालिका विलासी मुक्केबाजी से ग्रसित है। तो ऐसा कौन कहने वाला था, तो यह ऐसा जो कहने वाला था वह था NV रमना। जी हाँ दोस्तों, NV रमना ने कहा था कि जो है कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुक्केबाजी से ग्रसित है। तो इसको आप याद रखिएगा, NV रमना ने कहा था। अगला है, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। तो ऐसा कहने वाला कौन था, तो ऐसा जो कहने वाला था वह आपके थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। जी हाँ दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। तो इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न आपका है कि मॉन्टेक्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो मॉन्टेस्क्यू जो है वह जो है कि अपनी किस पुस्तक में भारत की न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य जो है वह शक्तियों का विभाजन किस पुस्तक में प्रस्तावित किया है, तो वह आपका किया है द स्पिरिट ऑफ लॉज। जी हाँ दोस्तों, किस में किया है, द स्पिरिट ऑफ लॉज में किया है। तो इसको आप याद रखिएगा। यह जो पुस्तक है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। किसकी है, तो मॉन्टेस्क्यू की है। तो इस चीज को याद रखेंगे, मॉन्टेस्क्यू की कौन सी पुस्तक है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज है। अगला प्रश्न है आपका कि सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से
किस वर्ष निर्णित हुई थी? तो देखिए इसका जो आपका सही आंसर होगा वह होगा 1992 में। जी हाँ दोस्तों, 1992 ईस्वी में सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता जो है वह निर्णित हुई थी। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप हमको टेलीग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर अगर आप फॉलो किए रहेंगे तो वहां पर जब वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसका लिंक भी देते हैं, साथ ही में कोई नई जानकारी रहती है तो वह भी देते हैं, और पीडीएफ वगैरह भी शेयर करते हैं, तो इसलिए वहां पर फॉलो जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? तो देखिए अगर हम बात करें तो भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा इसमें मूल कर्तव्य है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना चाहिए, तो यह बिल्कुल करना चाहिए, अपने पर्यावरण को सुरक्षित करना हमारा मूल कर्तव्य है। अगला है अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, यह भी है, और देश की एकता और अखंडता को कायम रखना चाहिए, तो यह भी आपका है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल है, और पहला भी ऑप्शन आप मान सकते हैं, तो इसलिए इसका फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? जी हाँ दोस्तों, यह एक तरह से आपका हिस्ट्री का भी प्रश्न हो गया है कि पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो इसको जो लिखने वाले थे वह थे डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर। जी हाँ दोस्तों, किसने लिखा था? भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था, तो इसको आप याद रखिएगा। किसने लिखा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक उन्होंने लिखा था, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? तो देखिए आयरलैंड की अगर हम बात करें तो यह जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में जो मिलाया गया था आपका, यह मिलाया गया था 1801 ईस्वी में। कब मिलाया गया था? तो 1801 ईस्वी में मिलाया गया था, इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया? तो सर्व शिक्षा अभियान की अगर हम बात करें तो यह जो प्रारंभ हुआ था आपका, यह हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। जी हाँ दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है वह सर्व शिक्षा अभियान को शुरू किया था, तो इसको याद रखेंगे। अगला है श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? यह दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि श्रीलंका कब आपका आज़ाद हुआ था? तो यह हुआ था 1948 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में श्रीलंका आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न है कि अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो देखिए अगर हम बात करें अन्नपूर्णा योजना जो राशन कार्ड है यह आपका किसके लिए है? तो यह आपका है वृद्ध व गरीब लोग जो कि 65 वर्ष से अधिक के हैं। जी हाँ दोस्तों, अन्नपूर्णा योजना जो राशन कार्ड है वह जो है जो वृद्ध लोग हैं, गरीब लोग हैं, और उनकी जो उम्र है वह 65 वर्ष के ऊपर है, तो उनके लिए जो है कि अन्नपूर्णा योजना है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि? तो भारत में ऐसा क्यों है कि प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है? क्योंकि यह विचाराभिव्यक्ति का स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत निहित है। जी हाँ दोस्तों, यह इसलिए है क्योंकि यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत निहित है, तो इसलिए इसका सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसलिए भारत में लोगों को जो है वह प्रेस की स्वतंत्रता जो है कि प्राप्त है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? तो देखिए अगर हम बात करें भारत में
मूल अधिकारों के बारे में, तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं कि ये संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा करता है, तो यह भी ऑप्शन सही लग रहा है। अगला है वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्णय करता है, तो यह भी सही है। वे न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता के भी निर्णय करती है, तो यह भी सही है। तो इसलिए इसका फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, अगर हम बात करें भारत में अपराधों में दोष सिद्धि के संबंध में पूछा गया है कि कौन सा इसमें कथन सही है, तो पहला है भारत में संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, भारत का संविधान जो है उसमें दोहरा दंड नहीं है। जैसे किसी को जो है कि एक ही बार सजा मिलती है, जैसे वह बार बार क्राइम किया है तो जब वह पकड़ाएगा तो एक ही बार उसको सजा सुनाई जाएगी, उसको बार बार सजा नहीं सुनाई जाएगी, तो यह भी आपका सही है। अगला है संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। जो संविधान है उसमें अपराध से अधिक दंड के लिए सुरक्षा भी दी गई है और देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्रवाई की जा सकती है, तो यह बिल्कुल सही है। देश में जो है कि अगर कोई भी अपराध करेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगी, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या जो है कि गैर सरकारी हो। तो इसलिए इसका जो सही है वह ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, अगर हम बात करें संघवाद के संबंध में, तो यह एक संघीय राज्य के देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है कि यह जो लिखा है कि एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है, तो यह बिल्कुल सही है। यही वाला ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि। तो भारत जो है वह एकीकृत न्यायपालिका क्यों रखता है, तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है कि भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालय के साथ न्याय पाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो जो आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं ये किसके द्वारा आप नियुक्त किए जाते हैं, आप इसको कमेंट में बताइएगा, हम इसका आंसर बता देंगे। अगला ऑप्शन है इसमें कि उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किए जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। सेकंड वाला का आप कमेंट करके बताइएगा कि यह ऑप्शन, यह जो कथन है यह सही है कि नहीं। इसका जो सही आंसर है वह आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर आपको बता दिया है, अब आपको यह सर्च करके बताना है, या अगर आप जानते हैं तो कमेंट करिए कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं कि नहीं किए जाते, आप कमेंट करके बताइएगा। अगला आपका प्रश्न है, भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो भारत में जो दबाव समूह है यह किससे आपका पीड़ित है, तो यह आपका जो पीड़ित है वह आपका संस्कृतवाद से है, विचार की प्रतिबद्धता की कमी से है और देश की राजनीति में स्वायत्तता भूमिका की कमी से भी है। तो इसलिए इसका फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है। तो चुप रहने की जो स्वतंत्रता है यह जो है कि भारत में यह आपका मूल अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, क्या है, तो मूल अधिकार है। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजित समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि भारत में जो है कि जिला नियोजित समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है, तो पहला दिया गया है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना, जनपद की प्रारूपी योजना तैयार करना और पंचायतों के मध्य एकीकृत
दृष्टिकोण विकसित करना, तो यह ऑप्शन सही है। तो इसलिए इसका फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित किया गया। तो देखिए ऐसा जो है कि हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, इसके बारे में जो है ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की अगर हम समिति की बात करें तो इसमें जो है कि आपकी थोड़ा बहुत प्रारूप समिति हो सकती है, लेकिन इसका जो है कि ज़्यादातर जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो है कि बीपीएससी द्वारा आंसर नहीं दिया गया था, यह बीपीएससी टीआरई 3 का प्रश्न है जो प्राइमरी का आपका पेपर हुआ था, तो इसलिए इसका सही आंसर बता पाना मुश्किल है, लेकिन ज़्यादातर जो सही है लगभग 80% वह आपका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है। तो देखिए अगर हम बात करें तो ऑप्शन पहला दिया गया है कि एक शून्य विधि को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। अगला है न्यायपालिका विधिक कार्यपालिका आदेश विधायी उपायों को पूर्णतः या उसके भाग को शून्य घोषित किया कर सकती है। और अगला है एक संविधि पूर्णतः या आंशिक रूप से शून्य घोषित कर सकती है। तो यह भी सही है आपका, यह भी सही है, इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से आपका एक से अधिक वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 में से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देता है। तो कौन सी समिति देती है, तो वह आपका दल बदल की जो सटीक परिभाषा देता है वह चौहाड़ समिति देता है। जी हाँ दोस्तों, चौहाड़ समिति जो है वह दल बदल की सटीक परिभाषा देता है। अगला प्रश्न है इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी। तो अगर हम बात करें सामुदायिक कार्यक्रम की जिसको कि मौन कार्यक्रम की संज्ञा दी गई थी, तो इसको जो है कि जवाहरलाल नेहरू ने जो है वह मौन क्रांति की संज्ञा दी थी। तो इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे बहुत से व्यूअर ऐसे हैं जो कि वीडियोस को तो देखते हैं लेकिन चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगला आपका है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद एक देश को बनाता है। देखिए अगर हम बात करें तो भारत का संविधान जो है कि अनुच्छेद एक उसका भारत को एक संघराज्य बनाता है। तो इसका सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों इतने जो प्रश्न हैं वह आपके बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के पेपर में आपके आए हुए थे। यह आपके भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न थे, आपके संविधान से यह सभी प्रश्न लिए गए थे। तो इस वीडियो को आप 2-3 बार रिपीट करके अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से तैयार हो जाएं। और आप जानते हैं कि जो है कि आपका जो पेपर होता है बीपीएससी टीआरई का, उसमें आपका भारतीय संविधान से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। अगर आप प्राइमरी का पेपर देंगे तो उसमें आपके 7 से 8 प्रश्न रहते हैं। वहीं पर अगर आप जूनियर वगैरह का देंगे तो वहाँ पर 3 से 4 प्रश्न होता है, 2 से 3 प्रश्न या 3 से 4 प्रश्न होता है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।